हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से चैप्टर नंबर 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी 1950 टू 1990। ठीक है, इसमें इसका हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स फिर से देखने वाले हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे हमने चैप्टर 1 को कवर किया था। ठीक है, चलिए तो ये एक रिविजन सीरीज होगा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, पॉलिसी ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वॉज टारगेटेड टू प्रोटेक्ट डैश इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहले तो आप समझिए इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो वर्ड, नाम से ही समझ में आ रहा है। इम्पोर्ट मतलब बाहर से मंगाया हुआ सामान, और सब्सटीट्यूशन मतलब उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देना। क्या आप भी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2021 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो उसके लिए अब 6 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। आपको 40+ टॉपिक्स कवर करने हैं, लिमिटेड टाइम है। ठीक है, नया क्लैट का टेस्ट फॉर्मेट है, इतना सारा चीज़ आपको कवर करना है। तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक क्रैश कोर्स फॉर क्लैट 2021। ये कोर्स 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होने वाला है। 6 महीने का ये कोर्स होगा, और इसमें आपके जो टॉप एडुकेटर्स है वो आपको पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे मिलेगा और बेस्ट कोर्स होगा यहाँ पे आपको मंथली टेस्ट सीरीज़ देने को मिलेगा, और जो आपका डाउट होगा वो डाउट भी आपको काफ़ी जल्दी रिजॉल्व किया जाएगा। आप सिर्फ अपने डाउट का पिक्चर लेके भेजिए और आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। आप इन सब एजुकेटर से लाइव भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको टाइम नहीं है, लाइव नहीं देख पाए, तो आप इनका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और जहाँ तक बात करें इसका प्राइस का, तो आप काफ़ी अफोर्ड कर सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में अच्छे यहाँ पे एडुकेटर्स आपको मिल जाते हैं, और नो मैटर आप कंट्री में कहीं भी रह रहे हो, आप आराम से घर में बैठ के काफ़ी इजीली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी कोर्स में अनअकैडमी का, तो आप ये कोड ज़रूर यूज़ कर दीजिएगा, बिकी 10। ठीक है, तो आपको वहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव क्लासेस जो चलते हैं, बैचेस फॉर सिलेबस कंप्लीशन, ये सब आप देख सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने ये सब बैचेस खुल के आएंगे। तो आप पहला ऑप्शन जो देख रहे हैं, टारगेट 2021 क्रैश कोर्स फॉर क्लैट, इसी का हम बात कर रहे हैं। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे, फिर यहाँ पे अबाउट में दिया गया है, फिर कौन एडुकेटर आपको पढ़ाएंगे उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब हम लोग का जो कंट्री है, हम लोग क्या करेंगे, बाहर से सामान नहीं मंगाएंगे। जो भी सामान बाहर से ज़रूरत पड़ रहा है मंगाने का, उस सामान को हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो इसका एडवांटेज क्या है, जो हमारे अंदर की इंडस्ट्रीज़ है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, वो प्रोटेक्ट हो जाएगी फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, डिफाइन कोटा। कोटा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोटा एक टाइप का क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर है। नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर क्या होता है वो हम पिछली क्लास में समझा चुके हैं। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब बिना टैक्स लगाए हम लोग कंट्री का इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो कोटा का मतलब होता है कि हम लोग किसी भी सामान का इंपोर्ट करने का जो क्वांटिटी है उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी इम्पोर्टेड इज फिक्स्ड, क्वांटिटी को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यूके से 100 बाइक्स मंगा रहे थे। अब हमने उसका क्वांटिटी फिक्स कर दिया, मान लीजिए 50 पे, कि हम 50 बाइक्स ही मंगा सकते हैं। कोई भी इंडिया का कंपनी 50 बाइक्स ही यूके से इंपोर्ट कर सकता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कोई पैसा का मामला से नहीं, बल्कि क्वांटिटी का मामला से। ठीक है, हम लोग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोटा। 50 बाइक्स क्या हो गया, कोटा हो गया बाइक्स का। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये रहा। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यही कीवर्ड है यहाँ पे, ऑन इंपोर्ट। इसका एम क्या होता है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स। जितने भी हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है वो लोग फॉरेन कंपटीशन से बच जाए, इसको बचाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं। अंडर दिस क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड इज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट। स्टेट मीन्स कंट्री या फिर गवर्नमेंट। कितना गुड्स हम इम्पोर्ट कर सकते हैं वो गवर्नमेंट तय करेगी। ये हो गया कोटा का डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर, तो आपको कोटा देना होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डैश पॉलिसी वॉज फॉलोड इन फर्स्ट 7 5-year प्लान्स ऑफ इंडिया एम्ड एट सब्सटीट्यूटिंग इम्पोर्ट्स विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो कौन सा पॉलिसी फॉलो किया गया था इंडिया के फर्स्ट 7 5-year प्लान में, जिसका एम था कि हम लोग इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करेंगे, मतलब इंपोर्ट कम से कम करेंगे और उसके बदले में क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, मतलब कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर लेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। तो ये कौन सा पॉलिसी था? तो ये हमारा पॉलिसी तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमने देखा था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, वही पॉलिसी है ये। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी। अब यहाँ पे एक दो बात एक्स्ट्रा भी जान लेते हैं। फर्स्ट 7 5-year प्लान, फर्स्ट 5-year प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से लेके 1956 तक। इसके बाद सेकेंड 5-year प्लान चला होगा 5 साल का, 1956 से लेके 1961, ऐसे चलते गया होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी बच्चे को पता है, ये एक ऐसा टाइप ऑफ इकोनॉमी है जिसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। को एग्जिस्ट, ये वर्ड भी लिख सकते हैं, या फिर बोथ क्या बोल सकते हैं, वर्क टुगेदर, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं और इन सबको नोट डाउन करते चलिएगा। हाँ, आप इस भरोसे में मत बैठिए कि PDF मिलेगा और उसका प्रिंट आउट निकाल के कहीं हम जमा करके रख देंगे। प्रिंट आउट से आप पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आप टालने का काम सीख लेंगे, इसीलिए हम जानबूझ के PDF नहीं दे रहे हैं इसका। आप इसका खुद से नोट्स बनाइए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको देख के कांप जाते हैं, पता नहीं स्पेलिंग सही है कि नहीं, जो भी है। चलिए, असर्शन दिया हुआ है, मतलब कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, हेल्प इंडिया टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कई सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए गए थे। कब? चैप्टर का नाम क्या है? 1950 से लेके 1991 तक। इस पीरियड के दौरान कई सारे कदम उठाए गए भारत सरकार द्वारा। तो उन कई सारे कदमों में से 2 कदम ये है, एक है लैंड रिफॉर्म्स, एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। लैंड रिफॉर्म्स बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो लैंड रिफॉर्म्स के अंदर 2 चीज़ लाया गया, 2 चेंजेस लाया गया। पहला चेंज था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, इसमें क्या था कि हम लोग जो एक्चुअल टीलर्स होते थे उसको हम लोग ओनर बना दिए थे। एक्चुअल टीलर्स को ओनर बनाना। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये इसको इंसेंटिव मिलेगा लैंड में इन्वेस्टमेंट करने का और प्रोडक्शन इंक्रीज करने का। ठीक है, ये पहला लैंड रिफॉर्म था। और दूसरा लैंड रिफॉर्म था लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग आपको पता ही है, किसी चीज़ का अमाउंट फिक्स कर देना। तो यहाँ पे लैंड का अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड दैट एन इंडिविजुअल कैन ओन, इसको बोलते हैं लैंड सीलिंग। इससे एडवांटेज ये था कि किसी एक फार्मर के पास बहुत ज़्यादा लैंड और किसी दूसरे फार्मर के पास बहुत कम लैंड, ऐसा चीज़ ना देखने को मिले। ठीक है, इसमें हम लोग फिक्स करते रहे थे कि एक फार्मर मैक्सिमम से मैक्सिमम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लैंड ही खरीद सकता है। तो ये 2 लैंड रिफॉर्म्स मेनली लाए गए थे। और जहाँ तक बात है ग्रीन रिवोल्यूशन का, तो ये तो सबको पता है, जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ कौन सा सीड्स, बोलिए, HYV सीड्स एंड इट्स टेक्नोलॉजी, HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ लाया गया था, इससे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये स्टेटमेंट है। तो रीजन में क्या होना चाहिए कि ये फूड ग्रेन का प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ, मतलब ये कैसे इंक्रीज कर दिया लैंड रिफॉर्म्स और ग्रीन रिवोल्यूशन से, कैसे क्यों फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, इसका जवाब रीजन में मिलना चाहिए। तो रीजन क्या दिया हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोग उतना डिक्रीज नहीं हुए, मतलब प्री इंडिपेंडेंस में भी मान लीजिए अगर 60 लोग 60 नहीं थे, अप्रॉक्स 70 to 75% लोग, पिछली क्लास में हमने देखा था, इतने % लोग एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थे। और इंडिपेंडेंस का बाद भी 10-20 साल बाद भी उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखने को मिला, लगभग एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है, लगभग 60-65 होगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, इतना % लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं देखने को मिला।
तो ये क्या इसका सही रीज़न है? ये बात तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका सही रीज़न नहीं है। तो इसका जो होगा आंसर नंबर 2, आप देख रहे हैं बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, लेकिन रीज़न जो है इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलिए तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आत्मनिर्भर भारत has been at the roots of the Indian planning process in the form of self-reliance as an objective of the planning process। आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन किया जाए, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत का स्कीम। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत अभी हाल फिलहाल में अनाउंस हुआ है, ये तो इंडियन प्लानिंग प्रोसेस का पहले से, इंडियन प्लानिंग प्रोसेस में पहले से ही प्रेजेंट था। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें गोल्स ऑफ प्लान, ठीक है, इसी चैप्टर में है मेंशन, तो 4 गोल उसमें मेंशन किया गया है। पहला था ग्रोथ, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, तीसरा था सेल्फ रिलायंस, और चौथा था इक्विटी। हम लोग का जो भी 5 ईयर प्लान बना है उसमें ये 4 गोल्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, ये 4 गोल होता ही था। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत जो आज हमें सुनने को मिल रहा है, ठीक है, काफ़ी हाइप करके, तो ये तो हमारे जो इंडियन प्लानिंग प्रोसेस उसमें पहले से ही प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ रिलायंस, वो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट लाइन में। तो क्वेश्चन क्या है, डू यू अग्री विद द अबव स्टेटमेंट? क्या आप अग्री करते हैं? तो बिल्कुल अग्री करते हैं। जस्टिफाई द रैशनल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, रीजन बताइए क्यों एग्री करते हैं आप। तो देखिए, यस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही बात है। इन द अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस का बाद और शुरुआत का समय में, मतलब इन द 1950s या फिर इन द डिकेड ऑफ 1950, द एम ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी वॉज टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, फॉर गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल। मेनली बाहर से हम तो यही 4 चीज़ मंगाते हैं ना, तो ये 4 चीज़ का इंपोर्ट जितना कम से कम हो उतना कम करे और इन सब का प्रोडक्शन कंट्री के अंदर करे, ये एम था प्लानिंग प्रोसेस का। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज नेसेसरी, और ये ज़रूरी भी था इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री को सेल्फ रिलायंट एक गोल लेके आना, क्योंकि सेल्फ रिलायंस से क्या क्या एडवांटेज है। तो देखिए, पहला, अगर हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा इकोनॉमी जो है वो ओपन हो जाएगा। किस चीज़ के लिए? फॉरेन इंटरफेरेंस के लिए। कोई भी देश चाहे तो कभी भी अपना सप्लाई बंद करके हमारे देश को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इंडिया है और हम लोग बाहर से तेल मंगा रहे हैं। अगर मान लीजिए इस कंट्री ने तेल देना बंद कर दिया इंडिया में, तो इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी सिचुएशन में आ जाएगा। तो फॉरेन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमें आत्मनिर्भर भारत या फिर सेल्फ रिलायंस एक गोल बनाना पड़ा प्लानिंग प्रोसेस का। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिजल्टिंग इनटू लॉस ऑफ सोवरेंटी। तो इंडिया का सोवरेंटी लॉस होने का खतरा होता है यहाँ पे। नंबर 2, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ये तो समझ में आ गया होगा, इसलिए भी सेल्फ रिलायंस जरूरी है। और नंबर 3, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडियाज वेल्थ वॉज ड्रेन्ड आउट टू ब्रिटेन बाई द वे ऑफ इम्पोर्ट। ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था ब्रिटेन का टाइम पे। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन को वापस अवॉइड करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री क्या करे, सेल्फ रिलायंस बने ज़्यादा जल्दी से जल्दी। समझे कि नहीं समझे? बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आप चाहे तो यहाँ पे मेक इन इंडिया बोल के भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आप ये देख लीजिएगा किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था और ये भी किस ईयर में लॉन्च हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज दैट इंडस्ट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड इन द फिक्स्ड कैपिटल कैन बी अप टू डैश। यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो अलाउड है वो होता है 5 करोड़। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काफ़ी एडवांटेज है, ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है, ये बात याद रखिएगा। ये काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है जिस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को दूर पहुँचाता है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये, समझे? ये बात याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? तो ये आया था 1956 में, इसको याद रखिएगा। इस पॉलिसी में इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला था ऐसा इंडस्ट्री जो पब्लिक सेक्टर जिसको कंट्रोल करेंगे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होगा इसमें। दूसरा था, समझ गए होंगे, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, जिसमें प्राइवेट जो पार्टी है वो इंडस्ट्री को क्या करेगी, ओन करेगी और मैनेज करेगी, ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट पार्टीज, ये होगा। और तीसरा इसमें ऐसे इंडस्ट्रीज थे, इधर लिख देते हैं, जिसमें पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट बॉडीज, ये दोनों मिलके काम करेंगी। ठीक है, तो 3 टाइप के इंडस्ट्रीज में 3 टाइप के कैटेगरीज में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था इस पॉलिसी में, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं 5 ईयर प्लान्स, उसमें गोल होना क्यों ज़रूरी है? तो आपको पता ही है हर चीज़ में गोल होना चाहिए, लाइफ में भी कुछ गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं रहेगा तो देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरी प्लान शुड हैव स्पेसिफाइड गोल्स, जो वो परसू करना चाहता है। विदाउट स्पेसिफिक गोल्स प्लान क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा, पता ही नहीं हमें रिसोर्सेज कहाँ यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, तो रिसोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर मैनर विदाउट वेस्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो हमने देखा था कि 5 ईयर प्लान से कितने गोल हैं, 4 गोल हैं, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ, इक्विटी। यहाँ पे सिर्फ हम नाम लिखें, इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मॉडर्नाइजेशन मतलब यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन भी पैदा हो जाता है कि जितना ज़्यादा मॉडर्नाइज होंगे, मॉडर्नाइजेशन जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे लेबर का कम से कम यूज़ होता है, तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, या फिर बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं? तो ये है मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड बात। सेल्फ रिलायंस समझ ही चुके हैं क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, 2 बात। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए, मतलब GDP इंक्रीज किया जाए। अब GDP कैसे मेजर होता है, हम लोग देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स, मेनली 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर कितना कितना % कंट्रीब्यूट कर रहे हैं GDP में। मान लीजिए GDP है 100 रुपये का, उसमें से मान लीजिए 100 रुपये में से जो प्राइमरी सेक्टर है वो 25 रुपये कमा के दे रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर मान लीजिए 50% कमा के दे रहा है, और टर्सरी सेक्टर 25 रुपीज़ कमा के दे रहा है। तो ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं कि कौन सा सेक्टर कितना कितना % कंट्रीब्यूट कर रहा है GDP में, इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। ये वर्ड याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए, कोई पूछे अगर स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के बारे में, तो वो आपसे पूछ रहा है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का कितना कितना % कंट्रीब्यूशन है इन द GDP, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। और लास्ट क्लास में हमने, मतलब चैप्टर नंबर 1 में हमने एक टर्म समझा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता था, इसमें हम देखते थे कि जो कितने % ऑफ वर्कफोर्स, कितने % ऑफ लेबर या फिर वर्कफोर्स, गलत हो गया, कितने % ऑफ वर्कफोर्स इन तीनों सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में एम्प्लॉयड है, इसको हम लोग बोलते थे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये भी टर्म आप ये ध्यान रखिएगा। और इक्विटी में क्या होता है, सिर्फ आप मॉडर्नाइजेशन या फिर ग्रोथ करके इक्विटी नहीं ला सकते हैं। इक्विटी में आपको क्या करना होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करना होगा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना होगा, और साथ ही साथ जो पीपल है वो शुड बी एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड हर का सबका मीट होना चाहिए कम से कम, तभी जाके बेसिक नीड, तभी जाके इक्विटी आएगा। ठीक है, लिटरेसी रेट इंप्रूव होना चाहिए, हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव होना चाहिए, ये सब आते हैं इक्विटी के अंदर। तो ये चारों गोल को एक्सप्लेन कर देना है, जो जो पॉइंट हम बोले हैं उतना से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, व्हाई डू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री याद है आपको कि भूल गई ना जल्दी? अभी तो देखे थे हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड होता है,
5 करोड़। ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन करना क्यों ज़रूरी है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट क्यों करे, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो 2 रीज़न से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि चूंकि ये लेबर इंटेंसिव है इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है, और ऐसा चीज़ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे उसको सरकार प्रोटेक्ट करके रखेगी, ये कंट्री के लिए अच्छा है माना जाता है। और दूसरा रीज़न हो जाएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को ये क्या कर कैन नॉट कम्पीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिग इंडस्ट्री के साथ कम्पीट नहीं कर सकती है, इसीलिए इनको क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, महालानोबिस मॉडल वॉज अडॉप्टेड इन इंडियन प्लानिंग इन डैश प्लान। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जब भी आप महालानोबिस का नाम सुने आप समझ जाइएगा कि इनका रोल सबसे ज़्यादा सेकेंड 5 ईयर प्लान में था। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, चलिए मैच कर देते हैं। लैंड सीलिंग मतलब क्वांटिटी ऑफ लैंड को फिक्स करना, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सी, गंदा नहीं करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स मतलब ये रहा, चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड, ये था यहाँ पे। एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स हमने देखा था, तो इसका हो जाएगा डी। 3 है ग्रीन रिवोल्यूशन, बच्चे को पता है ग्रीन रिवोल्यूशन का हो जाएगा ए। और मार्केटेड सरप्लस मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वो पोर्शन जो मार्केट में बेचा जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो गया 4, चारों पे ही अलग से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे एक में 4 का दम है। ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यहाँ भी मैच द फॉलोइंग है। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर ये क्या है, चेयरपर्सन है प्लानिंग कमीशन के, फिर से गंदा कर दिए, यहाँ पे सी लिख देते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा कि प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 में, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, जीडीपी मतलब ये रहा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी इन 1 ईयर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कोटा अभी हम लोग समझ चुके हैं, ये रहा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड, तो बी हो जाएगा इसका। लैंड रिफॉर्म्स, फिर से आ गया लैंड रिफॉर्म्स, तो कौन सा होगा इसका, ये रहा ई, इम्प्रूवमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज इज प्रोडक्टिविटी, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। HYB सीड्स, ये ऐसे सीड है जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट देते हैं, तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और सब्सिडी तो सबको पता है, मॉनिटरी असिस्टेंस जो गवर्नमेंट देती है प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, इसका हो जाएगा एफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ये रहा, व्हाट वर द 2 मेन लैंड रिफॉर्म्स अंडरटेकन इन इंडिया। 2 लैंड रिफॉर्म्स आपको बताने हैं। तो पहला लैंड रिफॉर्म हमें पता है, नंबर 1 एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इसमें क्या किया गया कि जो एक्चुअल टीलर्स है, कहाँ गया ये रहा, टीलर्स को क्या बना दिया गया, ओनर्स ऑफ लैंड बना दिया गया। इससे वो लोग क्या करेंगे, लैंड पे इंप्रूवमेंट करने के लिए इनकरेज होंगे। ठीक है, दूसरा लैंड रिफॉर्म था लैंड सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड दैट कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इक्वलिटी है या फिर इक्विटी जो है वो प्रमोट होगा। ये क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि क्रिटिकली अप्रेज द नीड फॉर सब्सिडी का ज़रूरत है कि नहीं फार्मर्स के लिए। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट में आंसर देंगे, एक है आर्गूमेंट फॉर सब्सिडीज और एक है आर्गूमेंट अगेंस्ट सब्सिडी। सब्सिडी क्यों देना चाहिए यहाँ पे बताया गया है, और सब्सिडी क्यों नहीं देना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्यों देना चाहिए। तो देखिए, कोई भी जब नया टेक्नोलॉजी आता है तो वो फार्मर्स उसको रिस्की मान के चलते हैं, तो सब्सिडीज़ क्या करता है, इनकरेज करता है फार्मर्स को कि वो नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। समझे, सब्सिडी समझते हैं ना आप, समझते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फार्मिंग इन इंडिया इज स्टिल अ रिस्की बिजनेस एंड सब्सिडीज प्रोवाइड हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया में जो फार्मिंग करना है ये काफ़ी एक रिस्की चीज़ माना जाता है, कब क्लाइमेट चेंज हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं है। इसलिए सब्सिडी क्या करता है, थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखता है फार्मर्स को। रीज़न नंबर 3, मोस्ट फार्मर्स जो है काफ़ी पुअर होते हैं और इसीलिए ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड इनपुट से उनको, इसीलिए अगर इनको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा तो ये लोग कैन नॉट अफोर्ड, तो इनको सब्सिडी देना जरूरी है। और नंबर 4, ये गैप को ब्रीच करता है, गैप रिड्यूस करता है बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स, क्योंकि जब पुअर फार्मर मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो इनका भी आउटपुट इंक्रीज होगा और ये लोग भी रिच बन जाएंगे। ठीक है, तो गैप रिड्यूस हो जाएगा बिटवीन रिच एंड पुअर। अब सब्सिडी क्यों नहीं देना चाहिए वो समझते हैं।
देखिए पहला रीज़न तो ये कि सब्सिडी जो सरकार देती है, इसका ज़्यादातर बेनिफिट जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है इनको मिलता है देन द फार्मर्स, ठीक है। और ये फार्मर्स एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते हैं अपना इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये इस रीज़न से सब्सिडी हटाना चाहिए। दूसरा रीज़न है ये सब्सिडी जो है वो रिच फार्मर को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है देन द पुअर फार्मर, ठीक है, इसलिए भी सब्सिडी हटाना चाहिए। और तीसरा रीज़न है कॉजिंग अ ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस, सरकार को काफ़ी ज़्यादा खर्च उठाना पड़ता है इस सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए, तो इसलिए भी सब्सिडी हटाना चाहिए। तो ये फॉर और अगेंस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन हाउ मेनी कैटेगरीज इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956? आपको पता है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक प्राइवेट मिक्सचर, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज का हो जाएगा राइट आंसर। तो बस यही है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसका पूरे अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको ऐसे ही रिवीजन यहाँ पे करवाया जाएगा और भी बाकी सारी चैप्टर्स का। सब्सक्राइब का स्पेलिंग भी गड़बड़ हो जा रहा है, सब्सक्राइब। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं बहुत जल्द और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।